Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, students, हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज components of food उसको कंप्लीट किया था and we learned a lot of things about our food, its components, balanced diet, then deficiency diseases. So, I hope you all have revised that chapter. And now in today's class, we are going to start with the new chapter that is sorting materials into groups. So अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग materials को groups के अंदर classify कर सकते हैं. So students, let's see the spotlight of this chapter. So what all things we are going to learn? We are going to learn how to classify objects and materials as living or non-living. तो हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरह से objects को classify कर सकते हैं living things में और non-living things में. Then हम लोग difference समझने वाले हैं प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड पे कि किस तरह से वो लोग अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं. सो नाउ इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं उनको भी मटेरियल्स के अंदर एंड देयर रोल्स इन क्लासिफाइंग मटेरियल्स आल्सो. नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई some common properties, for example roughness, luster, hardness, transparency, solubility, flotation, magnetism, conductivity of heat and electricity and किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो material classification में help करने वाली है. Then हम लोग सीखेंगे स्पेसिफिक मटेरियल ग्रुप्स के बारे में जैसे कि मैग्नेटिक ग्रुप्स एंड हम लोग समझेंगे कि हम किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं एंड इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. So now students over here we have boot up. So grouping is what it is like magic and इस magic से हम लोग क्या कर सकते हैं चीजों को organize कर सकते हैं उन चीजों को organize कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से similar होती है. So अब हम लोग ग्रुपिंग में करते क्या है हम लोग गैदर कर लेते हैं हमारी सारे टॉयज को एक बॉक्स के अंदर, बुक्स को शेल्फ के अंदर, क्लोथ्स को ड्रॉयर के अंदर, राइट. इसी तरीके से हम लोग चीजों को अरेंज करते जाते हैं. सो इस तरह से होता क्या है कि हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है एंड जब भी हमको किसी चीज की जरूरत होती है तो हम उनको बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स है एंड हमको इनको मीनिंगफुल ग्रुप्स में ऐड करना है. सो नाउ स्टूडेंट्स हेयर हमारे पास वेजिटेबल का एक ग्रुप है. सो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर स्पिनिश को, कैरेट को ऐड करेंगे. देन वी हैव फ्रूट्स. सो फ्रूट्स में हम लोग ऑरेंजेस को, स्ट्रॉबेरीज को, बनानास को, इन सबको ऐड करेंगे. देन वी हैव एनिमल्स. सो एनिमल्स में हम लोग कैट को, बर्ड को, फिश को, इनको ऐड करेंगे. देन हमारे पास है क्लोथ्स. सो क्लोथ्स में हम लोग इस फ्रॉक को एंड इस वुलन वेयर को हम लोग ऐड करेंगे. देन हमारे पास है स्कूल ऑब्जेक्ट्स जिसमें हम लोग पेंसिल, बुक्स, इन सारी चीजों को ऐड करेंगे. सो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने सारी इन फैली हुई चीजों को एक करेक्ट वेज में, सीक्वेंस में, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. So now students, let's see what is grouping. So the process of classification of object based on some known criteria is called grouping. So जब हम लोग चीजों को क्या करते हैं क्लासीफाई कर देते हैं कुछ known properties के बेसिस पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं grouping. So now बच्चों grouping का मतलब क्या होता है कि हम लोग चीजों को सॉर्ट कर रहे हैं, हम चीजों को छाट रहे हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर या फिर क्लासेस के अंदर एंड हम लोग ये सॉर्टिंग किस बेसिस पे कर सकते हैं या तो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे या फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे. अगर किन्हीं दो चीजों में किसी चीज की सिमिलैरिटी है तो हम उनको एक ग्रुप में डाल देंगे और अगर किन्हीं दो चीजों के अंदर कुछ डिफरेंसेस है तो हम उनको अलग ग्रुप्स में डाल देंगे. अब इससे होगा क्या, इससे हम लोग चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं एंड उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक भीड़ में से हम उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर हमारे पास ग्रुप है फ्रूट्स का एंड हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे पास है ग्रुपिंग फ्रूट्स बेस्ड ऑन देयर कलर्स. हम लोगों ने फ्रूट्स को कलर्स के बेसिस पे ग्रुप किया है और हमारे पास एनिमल्स है जिनको हम लोगों ने ग्रुप किया है उनके हैबिटेट्स के बेसिस पे. ये कुछ कॉमन तरीके के क्लासिफिकेशन है. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ग्रुपिंग कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग ग्रुपिंग. हम लोगों को हमारे आसपास बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, राइट. हम लोग हमारे आसपास वेरियस चीजें देखते हैं एंड उसके अंदर हमारे पास ह्यूमन है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है एंड बहुत सारे मैन मेड आइटम्स भी है. तब हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग मैनमेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल, चेयर, बुक, ब्लैक बोर्ड, चॉक, पेपर, क्लोथ्स एक्सेट्रा इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे हम लोग इनके शेप्स पे, साइजेस पे, कलर्स इन सब के बेसिस पे क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं. देन
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स, इससे होता क्या है, हम लोग चीजों को काफी अच्छे से समझ सकते हैं, हम लोग उनके बारे में इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स जो है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं नेचुरल के फॉर्म में, यानी कि जो हमको नेचर से ही मिल रहे होते हैं, या फिर हम उनको मैन मेड के फॉर्म में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो कि हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं वो हमको नेचर नहीं प्रोवाइड कर रही। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से हमारे आसपास की चीजों को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इनको ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करें। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया है। सो नाउ सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, एंड हम लोग ग्रुप्स किस तरीके के बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ना बच्चों, ऑल ऑब्जेक्ट्स जिनकी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उन सबको हम लोग एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं, है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। मोर ओवर, अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो हम उनको क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी तरह के सोप है उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिमिलर है, सो इसलिए हम लोग सारे सोप्स को एक ही ग्रुप में रखेंगे। सिमिलरली हमारे पास जितने भी तरीके के बिस्किट्स है उनकी भी क्या होगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसलिए हम उनको कहाँ रखेंगे, बिस्किट ग्रुप में रखेंगे। हाउएवर, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोप की, सो सोप की कैरेक्टरिस्टिक बिस्किट की कैरेक्टरिस्टिक से बहुत डिफरेंट होने वाली है, तो इसलिए हम इन दोनों को डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, सो वी क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट बिकॉज दे गिव अस फॉलोइंग एडवांटेज। अब क्लासिफिकेशन से हमको कुछ कुछ फायदे होते हैं, एंड वो फायदे क्या है, क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, इससे काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि हम चीजों को ढूंढ सके, हम उनके साथ इजिली काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बिस्किट और सोप का ग्रुप नहीं होता, तो इसका मतलब अगर कोई हमको बोलता कि चलो आप लोगों को जो है वो बिस्किट ढूंढ के लाना है, तो हम लोग तो ये सोप्स के ग्रुप्स में ही बिस्किट्स को ढूंढ रहे होते, हमारा कितना टाइम वेस्ट होता। बट अब हम लोगों को पता है कि बिस्किट एक ग्रुप में है, सोप एक ग्रुप में है, तो हम लोग सीधा जाएंगे बिस्किट वाले ग्रुप में, एंड बिस्किट्स में हम लोगों को जो भी बिस्किट चाहिए होंगे हम वो उठाकर लेकर आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस क्लासिफिकेशन से और क्या फायदा होता है हमको, क्लासिफिकेशन जो है वो क्या करती है, हम लोगों को चीजों को समझने में हेल्प करती है। सो नाउ दिस इज बिकॉज इफ वी नो अबाउट वन थिंग इन अ ग्रुप, इट हेल्प्स अस नो अबाउट द अदर्स टू। सो नाउ बच्चों, अगर हम बात करें सोप के ग्रुप की, राइट, तो अगर हम लोगों ने एक सोप को अंडरस्टैंड कर लिया, हम लोगों ने एक सोप को समझ लिया कि हाँ ये तो जो है वो क्या करता है, ये चीजों को क्लीन करता है, ये झाग बनाता है, ये पानी के साथ ही रिएक्ट करता है, सो इसका मतलब क्या होगा, अब हम बाकी सारे सोप्स को भी समझ जाएंगे। बट अगर हम लोगों ने ग्रुपिंग ही नहीं कर रखी होगी तो क्या होगा, हम लोग एक एक चीज को बार बार पढ़ते रहेंगे, एंड इससे होगा क्या, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। नाउ वी हैव बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे। सो हमारे पास कुछ लिविंग भी होते हैं, हमारे पास कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं, हमारे पास प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ मटेरियल, कलर, शेप, साइज एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन ग्रुप्स, एंड वो दो मेन ग्रुप्स क्या है, सबसे पहले हम लोग हमारा सॉर्टिंग जो है वो दो ग्रुप्स में करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के ऊपर। देन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं कि ये लिविंग प्लांट है या फिर ये लिविंग एनिमल है। सो अब हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके मटेरियल के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे, शेप, साइज, लस्टर, हार्डनेस, इन सारी चीजों के ऊपर। नाउ बच्चों, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स के अंदर तभी जब उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होगी या डिफरेंसेस होंगे। अगर ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होंगे या फिर बहुत ही ज्यादा सिमिलर होंगे तो हम उनको ग्रुपिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि आइडेंटिकल है हर एस्पेक्ट में, उनका शेप भी सेम है, उनका कलर भी सेम है, उनका साइज भी सेम है, तो हम लोग ऐसी चीजों को ग्रुप्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते।
नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हम लोग ग्रुपिंग किस बेसिस पे करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बेसिस पे। सो हमारे सराउंडिंग में हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, उनमें से कुछ लिविंग होते हैं एंड अदर्स जो है वो नॉन लिविंग होते हैं। सो लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, उनके अंदर एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको फूड वाटर एंड एयर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फूड एयर एंड वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डॉग है, एक फिश है, वेल है, रोज है, एल्गे है, ग्रास हॉपर है, कैक्टस है, अर्थवॉर्म है, ट्री है, फिश है, हेन है। ये सारी चीजें क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। एंड क्यों हम लोग इनको लिविंग ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ये सारे एसेंशियल चीजें जो है वो चाहिए इनकी एग्जिस्टेंस के लिए। इनको फूड चाहिए, इनको वाटर चाहिए, इनको एयर चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। एंड हम सबको पता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पास लाइफ नहीं होती है। तो इनके पास किस तरह के आइटम्स होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे टेबल्स, टॉयज, क्लोथ्स, पेंसिल्स, नाइफ्स, शूज, ब्लैक बोर्ड्स, वूल, फेदर्स एंड नेल्स। एंड जब हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। सो ये क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम लोग डिफरेंसेस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके बीच में। हमारे एनवायरनमेंट में जो ये सारी चीजें प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम लोग सॉर्टिंग करते टाइम पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग करते हैं, बट अब हम लोग लिविंग थिंग्स के अंदर भी आइडेंटिफाई करने वाले हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बेसिस पे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट्स को फर्दर कैटेगराइज करेंगे दो मेन ग्रुप्स के अंदर। एंड वो दो मेन ग्रुप्स क्या है कि वो किस तरह से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। सो हम सब लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। एंड जिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में वो किस किस चीज का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एंड इसके साथ साथ उन लोगों को क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। वेयर एज हम सबको पता है कि एनिमल्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंड वो लोग क्या करते हैं, वो डिपेंड होते हैं कि वो किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन कर ले। नाउ बच्चों हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जैसे रोज, एल्गे, हाइड्रिला, कैक्टस एंड ट्री, ये सारे प्लांट्स है। एंड क्यों हम इनको प्लांट्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे अपना खाना खुद बना पा रहे हैं। वेयर एज हम लोगों ने डॉग्स, ग्रास होपर, अर्थवॉर्म्स, फिश एंड हेंस, इन सबको एनिमल्स बोला। एंड क्यों हम इन सबको एनिमल्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते एंड ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे हैं। सो इस तरह से इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। एंड ये हम कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है। Now students we have pick up more. So cactus spines they are not the same as rose thorns. So बच्चों हमारे पास जो कैक्टस के स्पाइंस होते हैं वो रोज के थॉर्न से सेम नहीं होते। सो कैक्टस स्पाइंस क्या है, ये स्पेशल लीव्स है। एंड ये लीव्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो चुकी है ये स्पाइक्स के अंदर। एंड इवन लोग जो है वो इसको क्या बोलते हैं, जो लोग कैक्टस का ध्यान रखते हैं वो इनको कभी कभी थॉर्न्स ही बोल देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि रोज के थॉर्न्स और जो कैक्टस के स्पाइक्स है ये एकदम सेम है, बट नहीं। कैक्टस के जो ये स्पाइक्स है ये इनकी लीव्स की मॉडिफिकेशन है, इनकी लीव्स जो है वो स्पाइक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न कि हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ग्रुप करने वाले हैं। सो नाउ बच्चों नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि उनके अंदर मटेरियल कौन सा है, उनके यूजेस क्या क्या है, वो किस कलर के है, क्या शेप है, क्या साइज है, क्या अपीयरेंस है, वो हार्ड है टेक्सचर में, वो हार्ड है या फिर उनका टेक्सचर जो है वो कैसा है। तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि टेबल, नेल, बीकर, टॉय, चेयर, यूटेंसिल, टेस्ट ट्यूब, रूलर, बेड, मैग्नेट, फनल, मग, डोर, एंड ये सारी चीजें हमारे पास है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को 4 मेन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स जो कि टेबल्स, चेयर्स, बेड्स एंड डोर्स है,
ये सब किसके बने हुए हैं, ये वुड के बने हुए हैं, तो इसलिए हमने इनको एक ग्रुप में रखा। देन हमारे पास नेल, यूटेंसिल, मैग्नेट, कॉइन्स है जो कि किसके बने हुए हैं, मेटल्स के, तो इसलिए हमने इनको डिफरेंट ग्रुप में रखा। देन हमारे पास है बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर, ये सब किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं ग्लास के, तो इसलिए इनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। देन वी हैव टॉयज, रूलर, मग, पॉलिथीन बैग्स, ये सब बने हैं प्लास्टिक के, तो इसलिए इनको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाएगा। सो सी हम लोगों ने मटेरियल के बेसिस पे क्या करा, 4 ग्रुप्स में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ इस तरह से हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन देयर मटेरियल्स, एंड वो मटेरियल्स क्या है, वुड, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक। सो इस तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो हमको हेल्प करेगी कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के अंदर। सो अब हम लोग समझने वाले हैं मटेरियल को। सो एनीथिंग, सो बच्चों हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब के पास मास है एंड वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। सो कोई भी चीज जिसके पास मास है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसको क्या बोला जाएगा, मैटर। सो सब्सटेंसेस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 चीजें पढ़ी, मैटर एंड मटेरियल। मैटर क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज मटेरियल एंड दैट इज मैटर। एंड जितने भी हमारे आसपास सब्सटेंस है वो जिस चीजों से बने हुए होते हैं, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है वो जिस सब्सटेंस से बने हुए हैं, उन सबको क्या बोला जाएगा, मटेरियल। सो नाउ बच्चों, ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक या 2 मटेरियल से ज्यादा बने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल जो है वो वुड का बना होता है। अगर हम बात करें नेल की, तो वो बना होता है आयरन का। सो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स है, जैसे कि वुड, ग्लास, मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एंड देन हमारे पास स्टेनलेस स्टील भी है, प्लास्टिक भी है, रबर भी है, लेदर है, कैनवस है, कॉन्क्रीट है, एंड इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स है। सो इसलिए हम लोगों ने मटेरियल्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और वो 2 मेन कैटेगरीज क्या है, नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जो हमको नेचर से डायरेक्टली मिल रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल वुड, कोल, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, गोल्ड, पेट्रोलियम, कॉटन, वूल, लेदर, सैंड, सॉइल, ये सारी चीजें जो है वो हमको नेचुरली मिल रही है। देन हमारे पास है मैन मेड मटेरियल्स, और मैन मेड मटेरियल्स में हमारे पास क्या क्या आएगा, स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, पेंट्स, नायलॉन, पॉलिएस्टर, शुगर, ब्रास, ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमंस ने बनाई हैं। सो इसलिए हम इनको मैन मेड मटेरियल्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। देन स्टूडेंट्स, हम लोग अगर हमारी डेली लाइफ्स में देखें तो हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो या तो नेचुरल सोर्स से हमको मिल रहे होंगे या फिर मैन मेड मटेरियल से। सो द सेम ऑब्जेक्ट, इनको हम लोग बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से, एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बना सकते हैं सेम मटेरियल से। सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टम्बलर जो है वो प्लास्टिक का बना होता है, मेटल का बना होता है, या फिर ग्लास का बना होता है। सो नाउ फर्दर मोर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, इनको कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के। फॉर एग्जांपल एक बिस्किट जो है वो व्हाइट फ्लावर का भी बना होता है, उसके अंदर शुगर भी होता है, उसके अंदर ऑयल भी होता है। सो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का यूज कर कर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाया। Now students, here you all have brush up session. So अब आप लोगों को क्या करना है, sort the following objects into 4 groups based on they are made of wood, metal, glass and plastic. So बच्चों हम लोगों को यहाँ पर 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, और हमको इन सारी चीजों को अरेंज करना है इन ग्रुप्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वुड, तो वुड के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, टेबल, देन हमारे पास आएगा चेयर, इसके बाद हमारे पास आएगा बेड, देन हमारे पास आएगा डोर, एंड ऑल्सो हम लोग रूलर को भी ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, चीजों को अब हम लोग इन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। सो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। देन वी हैव ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हमारे मटेरियल्स को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने वाले हैं, एंड वो बेस्ड है उनके फिजिकल स्टेट पे। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम सॉलिड किस चीज को बोलते हैं। सो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम होती है। इनकी फिक्स शेप है, इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसको हम नहीं बदल सकते। वो हम बदल सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट कंडीशंस, बट नेचुरली इनकी फिक्स शेप होगी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगी।
सो इनका शेप और साइज जो है वो नॉर्मल रहता है नॉर्मल कंडीशंस में, सेम रहता है नॉर्मल कंडीशंस में। और इनका एग्जाम्पल क्या है? वुड, मेटल, प्लास्टिक एंड स्टोन। देन हम लोग बात करेंगे लिक्विड्स की, और लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट इनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है? शेप ऑफ कंटेनर लेता है। अगर मैं एक ग्लास के अंदर पानी डालूंगी तो मेरा जो लिक्विड है वो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर मैं वाटर को एक जार में डालूंगी तो मेरा वाटर जो है, मेरा लिक्विड जो है वो जार की शेप ले लेगा। सो इस तरह से लिक्विड्स जो है वो अपने कंटेनर की शेप्स ले लेते हैं बट उनकी वॉल्यूम्स फिक्स्ड रहती है। सो हमारे पास है वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, ये सब कॉमन एग्जांपल्स है लिक्विड्स के। देन हम लोग बात करने वाले हैं गैसेस की, और गैसेस की ना तो फिक्स शेप होती है ना ही उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बट ये क्या करते हैं? इनके आसपास जितना भी स्पेस होता है ये उस स्पेस को फिल कर देते हैं, क्योंकि गैसेस जो है वो एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं एंड इनके मूवमेंट की वजह से ये हर जगह जाकर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो गैसेस के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। सो नाउ बच्चों, अब हम लोग समझने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को, एंड ये स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमको हेल्प करेगा हमारे मटेरियल्स को और अच्छे से जानने के लिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं। एंड इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकी नॉलेज को वेरियस फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एवरीडे लाइफ। सो नाउ बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। सो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ मटेरियल्स है जिनको हम लोग ग्रुप करेंगे उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एंड इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमको इनको समझने में, इनको ऑर्गेनाइज करने में काफी ज्यादा मदद करने वाली है। सो हमारे पास एक बहुत कॉमन वे है जिससे हम चीजों को, मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं बाय देयर प्रॉपर्टीज, एंड वो क्या है? रफनेस, लस्टर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, solubility, flotation और attraction towards a magnet and conduction of heat and electricity। So अब हम लोग इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। So सबसे पहले हमारे पास है रफनेस। So मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट फील कर सकते हैं जब हम उनको टच करेंगे, राइट? कुछ मटेरियल्स जो है वो हमको रफ फील हो सकते हैं, कुछ के अंदर हमको कुछ बम्स देखने को फील हो सकते हैं, यानी कि जो हल्के से खुरदुरा फील होता है, कुछ हमको बहुत हार्ड फील हो सकते हैं जब हम उनको टच करें। सो इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि रॉक, कोई बार्क ऑफ ट्री या फिर कोई सैंड पेपर, इन सब को टच करने में हमको डिफरेंट एक्सपीरियंस फील होगा। एंड जब हम लोग हमारी फिंगर्स को रन करेंगे इन मटेरियल्स के ऊपर तो हम लोगों को बम्स फील होंगे, हमको रफनेस फील होगी, राइट? हमको ये स्मूथ फील नहीं होंगे। और कुछ मटेरियल्स जो है वो स्मूथ होते हैं, यानी कि जब हम उनको टच करेंगे तो हमको वो एकदम फ्लैट जो है वो फील होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारे पास होगा ग्लास, हमारे पास होगा शीट, फ्लावर पेटल्स और द सर्फेस ऑफ एन एप्पल। ये सारी चीजें हमको बहुत फ्लैट, एकदम स्मूथ फील होगी। तो जब हम इन मटेरियल्स को टच करेंगे ये हमको सॉफ्ट फील होंगे, इनके अंदर कोई बम्स नहीं होंगे, कोई हार्डनेस नहीं होगी, कोई रफनेस नहीं होगी। सो इस तरह अब अगर मटेरियल रफ है या स्मूथ है ये डिपेंड कब करेगा, ये हम पहचान कब पाएंगे? जब हम उसको टच करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है लस्टर, और लस्टर का मतलब क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो शाइनी है, यानी कि हमारे मटेरियल के अंदर कितनी शाइन है। सो अगर एक मटेरियल जो है वो अपने प्योर स्टेट में है एंड उसके अंदर अच्छी शाइन है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलने वाले हैं? उस मटेरियल को क्या बोलने वाले हैं? लस्टर। नाउ शाइनी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स के अंदर हमको ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एंड इन सारी चीजों को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ज्वेलरी मेकिंग में या फिर डेकोरेटिव आइटम में। और क्यों हम इन मेटल्स का यूज कर रहे हैं ज्वेलरी मेकिंग में? क्योंकि इनके पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, ये लोग शाइन करते हैं। नाउ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग एक गोल्ड नेकलेस को देखोगे या फिर आप एक सिल्वर रिंग को देखोगे तो आपको उसके अंदर से स्पार्कल देखने को मिलेंगे, आपको उसके अंदर से शाइन देखने को मिलेगी। एंड ये क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें किसकी बनी है? मेटल्स की। और मेटल्स के पास क्या होता है? लस्टर, यानी कि वो शाइनी होते हैं, जिसकी वजह से ये ज्वेलरीज जो है वो हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है एंड ऑल्सो ये वैल्यूएबल भी होती है। सो एक लस्टर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल की, जिससे हम लोग बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है हार्डनेस, एंड अब हम क्या करने वाले हैं? हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप करने वाले हैं दो मेन कैटेगरीज में, और वो दो मेन कैटेगरीज क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट।
सो हार्ड मटेरियल्स जैसे कि रॉक, आयरन एंड डायमंड, ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं, ये इतनी जल्दी कंप्रेस नहीं हो पाते, हमको बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है, बट स्टिल ये लोग कंप्रेस नहीं होते, यानी कि पिचकते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जिससे ये बने हुए हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर स्पेसेस बहुत कम होते हैं एंड इसलिए ये कंप्रेस नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्राई करें एक रॉक को स्क्वीज करने का, तो वो नहीं होगा, उसकी शेप भी चेंज नहीं होगी। बट अगर हम बात करें किसी सॉफ्ट मटेरियल की, जैसे कि रबर या फिर स्पॉन्ज या कॉटन या वूल, जब हम इनको कंप्रेस करेंगे, इनको पिचकाएंगे, सो उस टाइम पे क्या होगा, ये बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाएंगे। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो लूजली अटैच्ड है, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर अटैच्ड है, जिसकी वजह से इनके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट है एंड ये लोग काफी अच्छे से कंप्रेस हो जाते हैं। सो अगर हम लोग प्रेस करेंगे एक स्पॉन्ज को, तो वो स्क्वीज हो जाता है, राइट? क्योंकि वो क्या है, वो कंप्रेसिबल है। और अगर हम लोग बात करें एक हार्ड मटेरियल की, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, बट हम सॉफ्ट मटेरियल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हेयर हमारे पास है पिकअप मोर। सो डायमंड्स जो है ये कैसे दिखते हैं? ये हमको क्लियर दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं एंड ये क्रिस्टल्स में भी होते हैं, बट इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, जैसे कि येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, पिंक और इवन ब्लैक कलर भी हमको देखने को मिलता है। अब ये कलर्स जो है वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, इनके टाइनी बिट्स जो है वो मिक्सड होते हैं किसी दूसरे डायमंड के साथ। सो इसलिए क्या होता है कि इनके अंदर हमको कलर वेरिएशंस देखने को मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी की। एंड डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की लाइट जो है वो अपने अंदर से पास होने देते हैं, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। तो हमारे पास थ्री मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, एक है ट्रांसपेरेंट, देन ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के अंदर आते हैं ग्लास, वाटर, एक्राइलिक शीट्स, सेलोफेन पेपर, एंड ये सारे मटेरियल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक विंडो के बाहर देखेंगे या फिर एक ग्लास के बाहर देखेंगे, तो हम लोगों को सारी चीजें जो है वो बहुत क्लियरली दिखेगी, राइट? अगर आप लोग देखो इस ग्लास विंडो से, आपको सारी चीजें जो है वो बाहर की बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, वो अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल की, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल का एग्जांपल क्या है? ऑयल्ड पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, कलर ग्लास, ये सब क्या करते हैं, ये अपने अंदर से थोड़ी सी लाइट ही पास होने देते हैं, लिमिटेड लाइट ही पास होने देते हैं। सो ये अलाउ करते हैं अपने पास से लाइट पास होने देना, बट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड सी। सो इसलिए जब हम लोग एक कलर ग्लास को होल्ड करेंगे लाइट के सामने, तो हमको खाली थोड़ी सी लाइट ही दिखती है शाइन होते हुए। अब ये चीज जो है वो क्लियर नहीं हो सकती, राइट? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पर इस फ्रॉस्टेड ग्लास को देखो, सो यहाँ पर हम लोगों को बहुत हल्की हल्की सी परछाई देखने को मिलेगी खाली, बट हमको क्लियर चीजें नहीं विजिबल होगी, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। देन हमारे पास है ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स में हमारे पास आते हैं मेटल्स, लीव, स्टोन्स, कार्डबोर्ड। एंड हम लोग क्यों इनको ओपेक बोल रहे हैं? क्योंकि ओपेक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट नहीं पास होने देते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक कार्डबोर्ड का पीस जो है उसको होल्ड करेंगे लाइट के सामने, तो हमको कोई भी लाइट शाइन होती नहीं दिखेगी उसके अंदर से, क्योंकि वो एक ओपेक मटेरियल है। तो इन मटेरियल्स को हम लोग यूज करते हैं अगर हमको कहीं पर लाइट नहीं चाहिए होती तो, जैसे कि दीवार बनाते हुए, अपनी बिल्डिंग्स की रूफ छत बनाते हुए, सो उस टाइम पे हम लोग इन ओपेक मटेरियल्स का यूज करते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारे पास कार्डबोर्ड, एंड इस कार्डबोर्ड से हम कितनी भी लाइट पास कर ले, बट ये बिल्कुल भी शाइन नहीं करने वाला। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की बनी हुई है, एंड हम लोगों ने हमारे मैटर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेप प्रॉपर्टी की। सो यहाँ पर अगर हम सॉलिड्स की बात देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये लोग जिस भी कंटेनर में जाते हैं ये उसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एंड गैसेस के पास तो कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, और ये भी क्या करती है, ये भी शेप ऑफ कंटेनर ही लेती है। देन अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट गैसेस की कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती।
देन हम लोग बात करेंगे पार्टिकल अरेंजमेंट की, तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सॉलिड्स के पार्टिकल टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज तो होते हैं बट इतना भी ज्यादा क्लोज नहीं होते, इसलिए ये लोग मूव कर सकते हैं। और गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये लोग भी मूव कर सकते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे पार्टिकल मोशन की। सो सॉलिड्स जो है वो वाइब्रेशन शो करते हैं फिक्स्ड पोजीशन में। सो मान लो कि ये एक क्या है, सॉलिड का पार्टिकल है। सो इसमें ये मूवमेंट कैसे शो करेगा, ये जो है वो अपना मोशन कैसे शो करेगा, ये अपने ही पोजीशन पे इस तरह से वाइब्रेट होगा। ये अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, बस अपनी पोजीशन पे इस तरह से टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करेगा। अब अगर हम बात करें लिक्विड्स की, सो लिक्विड्स जो है वो बहुत इजीली फ्लो हो सकते हैं एंड ये एक दूसरे के थ्रू स्लाइड हो सकते हैं। एंड सेम अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस तो बहुत फास्ट मूव करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्री होते हैं, इनके बीच में बहुत कम अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए ये इजिली मूव कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। सो सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, आइस, वुड, स्टोन। लिक्विड्स में हमारे पास होते हैं वाटर, ऑयल, मिल्क। एंड गैसेस में हमारे पास होते हैं एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी की। तो डिफरेंट मटेरियल्स, इनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर। सो इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही हम लोगों ने क्या किया है, मटेरियल्स को क्लासिफाई किया है सॉल्यूबल में, इनसॉल्यूबल में, मिसिबल में और इमिसिबल में। सो नाउ बच्चों, कुछ मटेरियल्स जो है वो कंप्लीटली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉमन सॉल्ट, शुगर। सो जब भी हम लोग क्या करेंगे, हम इन सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो ये सब्सटेंसेस डिसअपियर हो जाएंगे एंड हमको वाटर एकदम क्लियर दिखेगा। सो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर। सो इसका मतलब कि ये लोग पानी के अंदर सॉल्यूबल है। एंड इस तरह से हमारे पास कुछ दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि सैंड, चॉक, पाउडर, वैक्स। इनको अगर हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे और स्टेयर करेंगे तो होगा क्या कि ये लोग डिसअपियर नहीं होंगे, हमको सैंड दिखेगी, हमको चॉक दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है और ये सारे के सारे सब्सटेंसेस वाटर के बॉटम पे यानी कि एकदम नीचे आकर सेटल डाउन हो जाते हैं। देन हमारे पास क्या है, कुछ लिक्विड्स जो है वो बहुत अच्छे से वाटर के साथ मिक्स होते हैं। सो इस तरह के लिक्विड्स को हम लोग बोलते हैं मिसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें विनेगर की, लेमन की, जूस की, हनी की। सो ये सारे लिक्विड्स वाटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सो जब भी हम इनको मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो ये कंप्लीटली ब्लेंड हो जाएंगे एंड इनके बीच में कोई भी सेपरेट लेयर जो है वो हमको नहीं दिखेगी। हमको पानी की लेयर अलग और हमारे मटेरियल की लेयर अलग नहीं दिखेगी। अगर हम लोग विनेगर डालने वाले हैं पानी के अंदर तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसके अंदर विनेगर है भी या नहीं, क्योंकि कोई सेपरेट लेयर नहीं है। बट कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं एंड इस तरह के लिक्विड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिबल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग केरोसिन डालेंगे वाटर के अंदर, कोकोनट ऑयल, डीजल, इनमें से कोई भी चीज डालेंगे तो हमको इनके बीच में जो है वो सेपरेट लेयर्स देखने को मिल जाएगी। सो एक लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड के ऊपर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है कि हो सकता है इन्होंने यहाँ पर केरोसिन लिया हो और ये केरोसिन जो है वो हमको कहाँ दिख रहा है, हम लोगों को इनकी डिफरेंट लेयर्स जो है वो शो हो रही है कि वाटर सेपरेटेड है एंड ये केरोसिन जो है वो अदर सेपरेटेड है। तो इसका मतलब इस तरह के लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कुछ गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये कंप्लीटली वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती है। सो इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की, तो वो इस ऑक्सीजन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है एंड वहीं से ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन ऑक्सीजन को डिराइव कर पाते हैं। सो सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इनके अंदर भी गैसेस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये कंप्लीटली उन लिक्विड्स के साथ मिक्स होती है एंड ये उनको फिजी बनाते हैं। देन सारी की सारी गैसेस जो है वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकती, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। व्हेन यू बबल दीज गैसेस थ्रू वाटर दे डू नॉट डिसॉल्व एंड रिमेन एज बबल्स इन द वाटर। सो नाउ बच्चों, हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस पानी के साथ डिसॉल्व हो रही है। बट अगर हम बात करें हीलियम की, हम बात करें नाइट्रोजन की, तो ये गैसेस जो है वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होगी। हम इनको जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो ये बबल्स के फॉर्म में ही वाटर के अंदर रह जाएगी। नाउ
नेक्स्ट वी हैव फ्लोटेशन। सो फ्लोटेशन एबिलिटी होती है कुछ मटेरियल्स की कि वो फ्लोट कर सकते हैं वाटर पे, वाइल दूसरे जो है वो सिंक कर सकते हैं। सो फ्लोटेशन का मतलब क्या है कि हमारे मटेरियल्स पानी के अंदर फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे, ये उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये कंप्लीटली किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर। सो अगर कोई चीज लेस डेंस होती है वाटर से, यानी कि वो पानी की डेंसिटी से कम डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। बट अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो वो पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। सो जैसे कि हमारे पास मटेरियल है वुड, लीव्स, फेदर्स, इन सब की डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए ये लोग फ्लोट करते हैं। वेरास अगर हम बात करें रॉक्स एंड मेटल्स की, तो ये लोग क्या है, ये पानी से भी ज्यादा डेंसर है, इसलिए ये लोग वाटर के अंदर सिंक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेटल जो है वो सिंक कर गया, वेरास कॉक जो है वो फ्लोट कर रहा है, क्योंकि मेटल्स की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए वो लोग सिंक कर गए, एंड कॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो लोग फ्लोट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है। सो यहाँ पर आपका एम क्या है कि हमको डिटरमाइन करना है कि कुछ मटेरियल्स जो है वो मैग्नेटिक है एंड कुछ नॉन मैग्नेटिक है। सो इसके लिए हमारे को मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, हम एक पेन लेंगे, क्लिप लेंगे, पेंसिल, इरेजर, देन हमको वाटर चाहिए, ग्लास चाहिए, कार्डबोर्ड, कॉम, नेल्स, आयरन की रॉक, स्विंग नीडल, पेपर एंड मैग्नेट। सो नाउ हमारा प्रोसीजर क्या रहने वाला है, हम इन सारे मटेरियल्स जो कि ऊपर लिखे हुए हैं इन सबको इकट्ठा करेंगे, देन हम एक एक कर कर इन सारे मटेरियल्स को मैग्नेट के पास लेकर आएंगे। सो अगर मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, सो हम इनको मैग्नेटिक बोल सकते हैं, और अगर इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं हो रही तो हम इनको नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे। सो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, एक टेबल के अंदर लिस्ट बनानी है कि कौन सा मैग्नेटिक है कौन सा नॉन मैग्नेटिक है, और अगर आप लोग थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। एंड एक बार जब सारे मटेरियल्स टेस्ट हो जाएंगे, तब आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है रिजल्ट को, और कंक्लूड करना है कि कौन से मटेरियल्स जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। सो नाउ बच्चों, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाली है कि पेन्स, नेल्स, की, स्विंग मशीन, ये सब जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट से, वेयर एज इरेजर, क्लिप्स, पेंसिल, वाटर, कॉम, रॉक, ग्लास, कार्डबोर्ड, पेपर, ये सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं होंगी मैग्नेट से। सो कंक्लूजन क्या आता है कि कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक होते हैं, वेयर एज कुछ मटेरियल्स जो है वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। Now students, we have shared findings. So list any tools or devices that use magnets. Include examples like refrigerator magnets, magnetic toys or magnetic clasps or ऑन बैग्स। सो नाउ बच्चों, अब आप लोगों को कुछ कुछ डिवाइसेस बतानी है जिनके अंदर हम लोग मैग्नेट्स का यूज देखते हैं। तो हमारे मोटर्स के अंदर मैग्नेट का यूज हो रहा होता है, हमारी क्लॉक्स के अंदर मैग्नेट्स का यूज हो रहा होता है, इवन द कंपास दैट वी यूज उसके अंदर भी मैग्नेट्स होते हैं। सो आप लोग इस तरह से अपनी फाइंडिंग्स जो है उनको फाइंड करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट। तो जब भी कोई चीज किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। सो आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के। और अगर हम इनके पास एक मैग्नेट को लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये सब क्या करेंगे कि ये सब जो है वो मैग्नेट की तरफ खींचे चले आएंगे। सो मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, इन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ये अट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल क्यों हो पाती है, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी है किस चीज की, मैग्नेटिज्म की। सो जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, वो सब जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव कंडक्शन ऑफ हीट। सो कंडक्शन ऑफ हीट, सो अगर आप लोग यूटेंसिल्स को ध्यान से देखो जो कि आपके किचन में है, तो आप लोग ये नोटिस कर पाओगे कि ये मटेरियल, ये सारे यूटेंसिल्स जो है वो मेटल के बने हुए हैं। हाउएवर अगर आप लोग उनके हैंडल्स को चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो या तो वुड के बने होते हैं या फिर किसी हार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कभी आप लोगों ने इस चीज को सोचा है? तो बच्चों, होता क्या है, मेटल्स जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। सो
इसलिए इनके हैंडल्स जो है वो मेटल के नहीं बनाए जाते, क्योंकि अगर हम लोगों ने हैंडल्स भी मेटल के बनाए तो इसका मतलब हम हमारे यूटेंसिल्स को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। सो मटेरियल्स जो कि अलाउ कर देते हैं अपने अंदर से हीट को पास, यानी कि वो अपने अंदर से हीट को पास कर देते हैं इजिली, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। वेयर एज ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट। सो जितने भी मेटल्स है वो सब मेनली क्या है, कंडक्टर्स ऑफ हीट है। सो इसलिए वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं जब भी हम उनके अंदर कुछ भी कुक करते हैं। हाउएवर अगर हम लोग बात करें मटेरियल्स जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर, पेपर, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स ऑफ हीट है। ये अपने अंदर से हीट को इतनी इजीली पास नहीं होने देते, एंड इसलिए हमारे पास जो वुडन और प्लास्टिक हैंडल होते हैं, हम लोग हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल वुडन या प्लास्टिक के बनाते हैं ताकि हम उनको इजिली होल्ड कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव कंडक्शन ऑफ हीट। सो हम सब के घरों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है केबल्स एंड वायर्स के थ्रू। सो ये इलेक्ट्रिक केबल्स जो है वो बहुत सारे टाइनी मेटल्स से मिलकर बनी होती है। कभी कभी क्या होता है, ये वायर्स जो है इनको हम कवर करके रखते हैं प्लास्टिक से। सो मेटल वायर्स जो कि कैरी करती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने साथ लेकर जाती है, वेयरएज प्लास्टिक कवरिंग क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेटल्स के साथ साथ ये प्लास्टिक कवरिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप करते हैं कि ये हम तक ना पहुंच पाए। सो ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उनको बोला जाता है कंडक्टर्स। सेम लाइक कंडक्टर्स ऑफ हीट, हियर वी हैव कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। कॉपर वायर्स जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है कंडक्टर्स के। नाउ हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि वुड, एयर, प्लास्टिक, ये इंसुलेटर्स है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। सो इसलिए प्लास्टिक कवरिंग जो हम लोगों को देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक वायर्स पे हमारे घरों में, सो वो प्लास्टिक कवरिंग्स क्या करती है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखती है कि हम लोगों को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो ना मिल पाए। एंड क्यों इनको प्लास्टिक का बनाया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक्स जो है वो क्या है, इंसुलेटर्स है करंट के, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। Now students, here we have a thought shower. So why is it important to use materials that prevent electricity from flowing where we do not want it to go? So ऐसा क्यों जरूरी है कि हम उन materials का use करें जहां पे हम नहीं चाहते कि electricity यहाँ तक पहुंचे, तो हम ऐसे materials का क्यों use कर रहे हैं जो वो electricity को रोक सके। क्योंकि अगर हम ऐसे materials का use नहीं करेंगे, so that means हम लोगों को electric shock लगने के chances जो है वो increase हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ ब्रश अप सेशन। सो हम लोगों को क्या करना है, हमको इन ब्लैंक्स को फिल करना है बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक अ पाथ फॉर डैश टू ट्रेवल थ्रू। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक रास्ता मिल रहा है हमारे करंट को जिससे वो पास हो सकता है। Then think of it as a road for tiny charged particles called dash. So बच्चों, अब हम इस रोड को क्या बोलने वाले हैं, हम इस रोड को एक रास्ता बोलने वाले टाइनी चार्ज पार्टिकल्स का। सो ये टाइनी चार्ज पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो आप लोगों को अगर पता हो कि हमारे पास 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि हमारे मैटर के अंदर होते हैं। सो इनमें से हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट जनरेट होता है। Some materials such as metals let these electrons move around easily. We call these materials conductors. So ऐसे मटेरियल्स जो अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। सो इन आवर होम्स वायर्स मेड ऑफ कॉपर आर ऑफन यूज्ड बिकॉज डैश इज द गुड कंडक्टर। बिकॉज ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। Then when we switch on a light, electricity flow through these wires, lighting up the room. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव ग्लॉसरी। सो हम लोगों ने एल्गे पढ़ा था। एल्गे क्या है, ये एक टाइनी प्लांट है जो कि वाटर के अंदर रहता है एंड इसको सनलाइट भी चाहिए होती है। देन फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। देन बम्स का मतलब क्या होता है, जो हल्के से रेज्ड एरियाज हमको किसी सरफेस पे देखने को मिलते हैं। देन वी हैव पेटल्स जो कि कलरफुल पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर का। एंड ओपेक का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देते। So now let's do a warm up.
क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग से क्या होता है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, मटेरियल्स को अच्छे से समझ सकते हैं एंड उनके अंदर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है दो मेन ग्रुप्स में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर। देन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम फर्दर किसके अंदर डिवाइड करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड के अंदर। एंड नॉन लिविंग को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनका कलर, उनकी शेप, उनकी साइज। देन मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसे कि रफनेस, शाइन, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर एंड फ्लोटेशन। देन हमारे पास कुछ मटेरियल्स है जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनके पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है एंड इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions. Then आपके पास assertion reasoning questions है, you also have life skill based questions and case study. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा and now I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.